हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेज के ऊपर आ गए। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक्स वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव। तो इसने पूछा है कि कौन सी इनमें से अर्थक्वेक वेव है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव के लिए जब हमने पढ़ा था, प्राइमरी वेव भी पढ़ी थी, हमने सेकेंडरी वेव भी पढ़ी थी, हमने सरफेस वेव भी पढ़ी थी। तो उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात दी हुई थी कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है। सरफेस वेव्स जो होती है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना भी बना हुआ होता है ना, उसको ये पूरे को डिस्टर्ब कर देती है वहां पे। ठीक है, तो ये सरफेस वेव्स जो होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। Then, which one of the following is a direct source of information about the interior of the earth? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में किससे इंफॉर्मेशन मिलती है? अर्थक्वेक वेव से, वोल्केनो से, ग्रेविटेशनल फोर्स से या अर्थ मैग्नेटिज्म से। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो वोल्केनो होता है। बाकी हमने देखा था अर्थक्वेक वेव भी हमें एक इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। हमने जब चैप्टर के एंड के अंदर पहुंच गए थे तो वहां पे बात करी थी कि अलग अलग टाइप के जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं। कंपोजिट वोल्केनो था तो उससे अलग बन रहा था, क्रेटर कैल्डेरा के बारे में हमने अलग पढ़ा था। ठीक है, मिड ओशनिक रिज के बारे में हमने अलग चीज पढ़ी थी। तो वैसे ही हमारे पास में डेक्कन ट्रैप जो बने हैं, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुजरात से लेकर के ये महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन है, ठीक है, कुछ कर्नाटका वगैरह का भी आप रीजन मान सकते हो, इस पूरे रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ये ब्लैक सॉइल जो स्पेसिफिकली मिलती है, तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मिलती है कि हो सकता है लावा से मिलकर के बनी हो। ठीक है, लावा जो एक बहुत लंबे टाइम के बाद में ठंडा हो गया है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है वो सेम इस सॉइल से मैच करती है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास में आंसर आता है इसका फ्लड। फ्लड फॉर्मेशन, फ्लड वोल्केनोज की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि वहां पे जो लावा निकलता है वो इतना तेजी से बाहर निकलता है और इतना सिलिका का कंटेंट उसमें लो होता है कि वो बहुत ज्यादा फ्लो करता है। मैंने आपको क्या बताया, सिलिका का कंटेंट उसके अंदर कम होता है। जब सिलिका का कंटेंट कम होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका फ्लो जो होगा वो हाई रहेगा, और फ्लो हाई होने की वजह से हम उसको क्या कह देते हैं, फ्लड के फॉर्म में कह देते हैं। तो यही डेक्कन ट्रैप का एक रीजन था जिसके अंदर हमने बात करी थी। यस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को कौन डिस्क्राइब करता है? अपर एंड लोअर मेंटल का ये पार्ट होता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट होता है, क्रस्ट एंड कोर का पार्ट होता है, मेंटल एंड कोर का पार्ट होता है। तो हमने अच्छे से बात कही थी, तो ये क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमने अर्थ की जो पूरी लेयर्स पढ़ी थी उसके अंदर सबसे ऊपर वाला था हमारे पास में ये क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट था हमारे पास में क्रस्ट। देन उसके बाद में था मेंटल। इस मेंटल को ही हमने दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था, ये था अपर मेंटल, दूसरा था लोअर मेंटल। एक था हमारे पास में अपर मेंटल, दूसरा था लोअर मेंटल। तो इन दोनों का जो पूरा पार्ट था, इस पूरे पार्ट को हमने क्या कहा था, लिथोस्फेयर कहा था। ठीक है, अब लिथोस्फेयर की जो पूरी डेप्थ थी वो कितनी थी, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो सेक्शन कितना था वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। यस, देन व्हाट आर द बॉडी वेव्स। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में 30 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। 30 वर्ड्स हार्डली 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट आर द बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स के बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजों को हम यहाँ पे 30 वर्ड्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। कहाँ की बात हो रही है, फोकस। ठीक है, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। तो देखो, सबसे पहली चीज बॉडी वेव्स की जब बात करी होती है, बॉडी वेव मतलब बॉडी ऑफ द अर्थ के अंदर चलेगी, और हमने बात कही थी कहां से इनका ओरिजिन होता है, फोकस से। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने मेंशन कर दिया है, फोकस वाला पॉइंट। व्हेन द बॉडी waves interact with the surface rocks and generate new set of waves, these are called surface waves। तो हमने बात की थी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव्स थी उसके बाद में बॉडी वेव्स आती हैं, और बॉडी वेव के अंदर सरफेस वेव हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सरफेस वेव को ही हमने कैसे बताया था, ओरिजिन कैसे होता है कि फोकस से जब वेव्स चलती हैं वो अर्थ के रॉक के ऊपर आती हैं। जब रॉक के ऊपर आती हैं तो उसके बाद में सरफेस रॉक्स के साथ में मिलने की वजह से नई टाइप की वेव बन जाती हैं, जिनको हमने सरफेस वेव्स कहा था। और ये क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं ये। ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे।
यस, देन नेम द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज दी हुई होती है ना उसको हम हाईलाइट कर लें तो ज्यादा बेटर है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दो टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो डायरेक्ट में कौन कौन सा था? फर्स्ट था माइनिंग, सेकंड था ड्रिलिंग, थर्ड था वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। तो माइनिंग के अंदर क्या था उसको भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली लिखा है यहाँ पे। आप चाहें तो इसके अंदर एक दो पॉइंट्स को और ऐड कर सकते हैं, आपके पास में स्कोप होना चाहिए, बट कोशिश हमें यही करनी है कि 30 वर्ड्स का जो हमें लिमिट दिया हुआ है उसके अंदर हम 10 वर्ड्स ईच पॉइंट को दे दें, ठीक है। लाइन और हाफ लाइन के अंदर हम इसको मेंशन कर दें। मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विच इंक्लूड्स प्रीशियस स्टोन्स, रॉक्स एंड सॉलिड फ्यूल्स। तो माइनिंग के अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं? प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं और सॉलिड फ्यूल्स मिलते हैं। देन ड्रिलिंग, टू मेजर प्रोजेक्ट्स सच एज डीप ओशनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट are under progress. The deepest drill at Kola in Arctic Ocean has so far reached a depth of 12 किलोमीटर, ठीक है। तो हम दोनों चीज हमने मेंशन कर दिया ड्रिलिंग के अंदर। Then volcanic eruptions, when molten materials is thrown onto the surface earth during volcanic eruption, it becomes available for analysis, ठीक है। तो हमने बात कही थी जो मैग्मा होता है वोल्केनो से जब वो इरप्ट होकर के लावा के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसके सैंपल्स को लेकर के भी हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं। ड्रिलिंग के अंदर हमने बात की थी अर्थ का टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनके अंदर चेंजेस क्यों आते हैं उसके बारे में हमें काफी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। कोला के अंदर जो आर्कटिक ओशन के अंदर सारा काम हो रहा है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। एंड माइनिंग के अंदर आपको स्टोन्स है, रॉक्स है, उनके स्ट्रक्चर से पता लगता है। जैसे डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो रॉक्स है उतना स्टेबल नहीं है जितना है सदर्न रीजन के अंदर। उसका रीजन क्या है? तो वो हमने जाकर के उसकी स्टडी करी थी। यहाँ से जो माइनिंग से हमें रॉक्स मिली थी उसकी हमने स्टडी करी थी कि वो एज में इतना ओल्ड है, ऐसा स्टेबल हो चुका है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी मूव कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे वहां पे रीजंस हैं। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि रीजन स्टेबल है अनस्टेबल है? वो हमें पता लगता है इनके जो भी सैंपल्स मिलते हैं उन सैंपल्स की स्टडी करने पे, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भी हम जब स्टडी करते हैं इनके साथ में तो हमारे पास में ये फाइनल कंक्लूजन्स आते हैं। यस, तो ये देखिए हमारे पास में जो हम बात कर रहे थे वेव्स की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास में कौन सी वेव थी? लव वेव थी, और एक थी रेले वेव। सरफेस वेव की जो अभी हम बात कर रहे थे बॉडी वेव, तो बॉडी वेव का ही एक टाइप था लव वेव, है ना। वो किस में पढ़ी थी हमने? सरफेस वेव के अंदर पढ़ी थी। तो सरफेस वेव के दो टाइप थे, एक तो रेले वेव, एक था हमारे पास में रेले वेव्स, और दूसरा था हमारे पास में लव वेव्स। तो देखिए कोशिश करिएगा अगर आपके पास में स्कोप हो आप डायग्राम बना सको। हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, देखिए एक्स, वाई और जेड, ये तीन हमने डायमेंशंस मेंशन करी है। अब इन तीनों डायमेंशंस में क्या होता है कि एक्स जो आप लेकर के चल रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर आपका वेव जा रहा होगा। क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये इसका वाई डायमेंशन है और एक जेड डायमेंशन है। इन तीनों डायमेंशन को हमें यहाँ पे समझते हुए बात करनी है कि ये जो आपका पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, वो क्या करेगा? इस डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस, यानी एक्स के अंदर वेव जारी है, वाई के अंदर आपका पार्टिकल चल रहा है। देखो वाई की डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन सेम है ना, तो ये क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, इस तरीके से परपेंडिकुलर हुए। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो उसको हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करें? उसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये वेव्स चल रही हैं, इस वेव के बीच में ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का ही हमने मोशन दिखा दिया है। तो बेसिकली वेव प्रोपगेशन तो ये है, वेव तो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और पार्टिकल का जो मोशन है या पार्टिकल का वाइब्रेशन है इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकल के वाइब्रेशन को इस डायरेक्शन में दिखाएं, वेव को इस डायरेक्शन में दिखाएं, तो ये एक्स और ये वाई दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लव वेव्स जो होती हैं उनके अंदर जो पार्टिकल का मोशन होता है वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस वेव्स की एक प्रॉपर्टी थी जो हमने बात करी थी। तो आपको डायग्राम बनाना है तो एग्जाम में आप सिर्फ इस एक डायग्राम को बना के आए, ठीक है, लव वेव्स को। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसको नहीं दिया है तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लव वेव्स का डायग्राम दिया तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यस, देन नेक्स्ट इज व्हाई डू अर्थक्वेक्स वेव डेवलप शैडो जोन। इसके अंदर की बात हो रही है, शैडो जोन की बात हो रही है कि अर्थक्वेक वेव्स में शैडो जोन क्यों आते हैं। सबसे पहली बात थोड़ा सा अगर हम याद करें, शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अर्थक्वेक वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं।
जब अर्थक्वेक वेव्स एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं पहुंच पाती है तो उसी को शेडो जोन कहा जाता है। तो वो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, पी एंड एस वेव के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव ही तो वहां से जनरेट होकर सरफेस पे जा रही है, तो सरफेस वेव के लिए कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के लिए बात होती है। द अर्थक्वेक वेव्स डेवलप शेडो जोन बिकॉज द पी एंड एस वेव फॉलोड अ कर्व्ड पाथ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ which proves that the density increases inside the earth। देखो वहां पे क्या होता है, कर्व होने लग जाती है पी एंड एस वेव। क्यों होती है वो कर्व, उसको अगर थोड़ा सा अगर हम समझे, देखिए कर्व क्यों होने लगती है उसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो क्या रीजन होता है उसका। यस, ये देखिए पी वेव्स का शेडो जोन, पी वेव्स का शेडो जोन कहां से कहां तक है, 105 डिग्री टू 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री का पूरा शेडो जोन है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ पे पी वेव्स नहीं पहुंच पा रही हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पूरे रीजन में पी वेव्स नहीं पहुंच पा रही हैं। वो क्यों नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही थी, या फिर आप ये कह सकते हैं इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि अर्थ के अंदर मीडियम चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे सॉलिड है, कहीं सेमी सॉलिड है, फिर कहीं लिक्विड है, फिर सॉलिड है। तो ऐसा जब इनके अंदर वेरिएशन आता है उसकी वजह से वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो क्या था, कोर का आउटर रीजन, ये कोर को मैंने दो पार्ट में बना दिया, ये इनर पार्ट है जो सॉलिड है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके समझने के लिए बनाऊं, यस, ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो लिक्विड होता है। यस, ये वाला रीजन जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, ये रीजन लिक्विड है, ये रीजन सॉलिड है। तो देखिए क्या होगा, ये कुछ वेव्स हैं जो यहाँ पे जैसे ही ट्रेवल कर रही है, इनकी डायरेक्शन ऐसा सीधा ना रह के कुछ इधर आ गई, बेंड हो गई है। तो जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ना जा पाए क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसा ही हो रहा था, सारी वेव्स जो यहाँ तक आ रही थी मीडियम सेम था तो चली गई, लेकिन यहाँ आई तो उसकी डायरेक्शन ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना जाके उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो क्या हुई, वो थोड़ा सा बैंड हो गई, और बैंड होकर के कहाँ आ गई, अंदर की तरफ आ गई। तो ये जो पूरा रीजन बना जहां पे वेव्स नहीं पहुंच पाई वो पूरा शेडो जोन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से पी वेव्स के अंदर हम शेडो जोन की बात करते हैं। यस, तो पी वेव्स के अंदर हम बात कर रहे थे, पी वेव्स एंड एस वेव फॉलोड अ कर्व्ड पाथ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हिच प्रूव्स दैट डेंसिटी इंक्रीजेस इनसाइड द अर्थ। डेंसिटी इनका एक इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, वहां पे मीडियम चेंज हो रहे हैं। S waves get disappeared in the core of the earth and P waves get refracted, which result there is no wave which is called shadow zone। P waves get refracted, refracted का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई वेव जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, और पाथ चेंज होने को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा, साइंस के अंदर आता है। रिफ्रैक्शन क्या चीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई वेव जाती है उसके पाथ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी को आप रिफ्रैक्शन बोलते हो। तो पी वेव्स तो रिफ्रैक्शन देखती है, लेकिन एस वेव क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। रीजन क्या है, पी वेव और एस वेव को जब हमने इन डिटेल बात करी थी वहां हमने पढ़ा था। ठीक है, द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स। अब इतना सही क्यों लिखा यहाँ पे, इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला 30 वर्ड्स के अंदर हमें मेंशन करना था। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। यस, briefly explain the indirect sources of information of the interior of the earth other than those seismic activity। seismic activity के अलावा ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें मेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहला था मीटियोर्स, पहला कौन सा था, मीटियोर्स। तो मीटियोर्स दैट फॉल टू द अर्थ रिप्रेजेंट सेम ऑफ द ओरिजिनल diverse material that formed planets billions of years ago। By studying meteors, we can learn about the early conditions and process in the solar system history। तो बेसिकली होता है क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में पहला हम बात कर रहे हैं मीटियोर्स की। मीटियोर्स क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए अर्थ के ऊपर आए उनके सैंपल को हम स्टडी करते हैं। रीजन क्या है, हम ये मानते हैं कि जैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ होगा उसी टाइम पे ये मीटियोर्स भी जिस किसी भी प्लैनेट से आए हैं या जिस किसी भी सोलर सिस्टम के पार्ट से आए वो भी सेम टाइम पे बना होगा। तो अर्ली कंडीशंस जो मिट्योर की अभी हमें देखने को मिल रही है वैसी कभी अर्थ की नहीं होंगी। आज इतने टाइम के बाद में अर्थ के अंदर चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं, तो मिट्योर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हाँ अर्थ में भी कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, देन ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वेरीज एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। Gravity anomalies give us information about the distribution of mass material in the crust of the earth।
बेसिकली क्या है कि अर्थ के ऊपर सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं है, ठीक है, इनको आप बोलते हैं पोल्स, ठीक है, पोल्स। ये आपके पास में नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपके पास में होती है इक्वेटर। ये रीजन है आपके पास में इक्वेटर का। तो अगर आप देखें पोल्स के ऊपर चेक करें और इक्वेटर के ऊपर चेक करें, अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर अगर आप जाएं तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशन के वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेप्थ में जाएं तो चेंजेस आएंगे, हाइट पे जाएं तो चेंजेस आएंगे, लोकेशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे। तो वो सब चेंजेस क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब तो अर्थ का इंटीरियर ना वो सेम नहीं है, अर्थ के अंदर जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली कुछ प्रूव नहीं हुआ। एक ग्रेविटी हो गया, एक मीटियोर्स हो गया। देन मैग्नेटिक सर्वेज also provide information about the distribution of magnetic materials in the crystal portion, ठीक है। तो हम निकल और फेरस की जो बात करते हैं, नीफे की जिसकी आप बात करते हैं, वो नीफे भी यहाँ पे मिलता है, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो तीन सोर्सेस थे, फर्स्ट था मीटियोर्स, देन ग्रेविटी एंड देन मैग्नेटिक सर्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि 30 वर्ड्स में हम इनको अरेंज कर दें। यस, ये भी हमने बात कर ली थी। इसके अंदर बात करी हमने, ये हमने बात करी थी कि पी वेव्स के अंदर। इसी तरीके से देखिए एस वेव था, एस वेव जो थी कोर का, ये जो हमारे पास में दूसरा वाला रीजन था, ये कोर का सॉलिड वाला पार्ट होता है। इनर कोर जो होती है सॉलिड होती है, आउटर कोर जो होती है लिक्विड होती है, ठीक है, ये लिक्विड होती है। तो इस रीजन के अंदर ये आ ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं आ पा रही थी? पी और एस वेव दोनों अलग अलग कैटेगरी की वेव्स हैं। अब पी वेव कौन से टाइप की होती है, एस वेव कौन से टाइप की होती है, इसको आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। यस, देन what are the effects of propagation of earthquake waves on the rock mass through which they travel? बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पूछा है, जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स का है, ठीक है। हमें 150 वर्ड्स के अंदर दिखाना है इसको। क्या लिखना है? इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ऑन द रॉक मास थ्रू विच दे ट्रेवल। देखिए पी और एस वेव जो दोनों थी वो एक अपने ओरिजिन पॉइंट से निकल करके अर्थ के सरफेस के एक रॉक पे आके टकराती हैं। जैसे इस रॉक के ऊपर आकर के वो टकराती हैं तो इस रॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। द अर्थक्वेक वेव अफेक्ट द रॉक मास थ्रू विच दे ट्रेवल। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नॉट सिमिलर। तो पी वेव और एस वेव दोनों के लिए डिफरेंट है। पी वेव exert प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, consequently it creates density difference in the material. This wave vibrate parallel to the direction of propagation, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अंदर पैरेलल की बात हो रही है। वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल का वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल का वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, कौन सी टाइप की ऐसी वेव हो सकती है। अगर आप बात करें यहाँ पे, देखिए ये जो पूरा आपके पास में वाइब्रेशन है, ठीक है। देन ये जो पूरा आपके पास में वाइब्रेशन है, देन ये जो आपके पास में वाइब्रेशन है। देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज्ड हैं, बहुत पास पास में है, ठीक है। यहाँ पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं इस पूरे रीजन के अंदर, और फिर पार्टिकल जो है बहुत पास पास में होंगे इस पूरे रीजन के अंदर। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेसिकली क्या है, पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, यही वेव ट्रेवल की डायरेक्शन है, और यही आपका जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। ये आपका पार्टिकल, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। तो देखिए वेव ट्रेवल की डायरेक्शन भी और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी दोनों यहाँ पे सेम है। ये रेड से मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वेव को, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेव को और पार्टिकल को। तो ये आपके पास में क्या है, यस, वेव ट्रेवल कर रही है, और दूसरा आपके पास में क्या है, पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या आपका पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए वेव ट्रेवल और पार्टिकल की दोनों की डायरेक्शन जब सेम है तो वो कौन सी वेव होती है, वो आपके पास में पी टाइप ऑफ वेव होती है। कौन सी वेव होती है, पी टाइप ऑफ वेव होती है। तो पी वेव की एक क्वालिटी आपको मिल गई है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर रहता है। Then the direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave propagation. They create trough and crest in the material through which they pass.
तो वहां पे कुछ हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ये वेव ट्रेवल की डायरेक्शन हो गई, एंड देन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा पार्टिकल का वाइब्रेशन, ये ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन, यहाँ पार्टिकल का वाइब्रेशन। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट ऊपर नीचे कर रहा है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, ये तो वेव जा रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ ही क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन चलती है, ये आपकी एस वेव का डायग्राम मान लीजिए आप, और ये आपका हो गया पी वेव का डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, है ना। तो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू व्हिच दे पास। देन द सरफेस वेव और एल वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस वेव एंड वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो लव वेव्स की जो अभी हमने बात करी थी, वो कौन से टाइप ऑफ वेव थी, वो एक सरफेस वेव थी। तो उससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से चलती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। तो इफेक्ट्स हमें बताने थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पी वेव के बारे में बता दिया। पी वेव किस तरीके से ट्रेवल करती है, जिस तरीके से वो ट्रेवल करेगी वैसा ही इफेक्ट आपको उसकी रॉक के अंदर देखने को मिलेगा। देन एस वेव के बारे में हमने बात करी, और एस वेव का भी ट्रेवल की डायरेक्शन को हमने बता दिया। उससे हमें आइडिया लग गया कि किस तरीके से वो रॉक को इम्पैक्ट करती है। यस, देन what do you understand by intrusive forms? Briefly describe various intrusive forms. तो हमें क्या करना है, इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या होते हैं सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद में उसको टाइप्स को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इंट्रूसिव फॉर्म्स होती क्या है। इंट्रूसिव फॉर्म्स कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, वॉल्केनो से रिलेटेड है। एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर जो अब हमें बनते हुए दिखते हैं, उससे रिलेटेड ये है। तो देखिए, the lava when erupts does not come out of the surface every time. When it cools with the crustal portion is called intrusive forms. तो देखिए, हमेशा क्या होता है, वॉल्केनो का जब भी इरप्शन होता है हम ये देखते हैं कि वॉल्केनो से लावा बाहर आ गया। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लावा बाहर ही आए, कई बार लावा अंदर भी रह सकता है। तो लावा वो जहां जहां पे रह जाता है उसकी अलग अलग शेप्स बनती हैं। वो जो शेप्स आती हैं उनको हम इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंट्रूसिव फॉर्म्स आर अंडर बेथोलिथ। फर्स्ट है बेथोलिथ। बेथोलिथ क्या होता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल। मैग्मेटिक यानी मैग्मा वाले मटेरियल होता है। अर्थ के सरफेस के अंदर है तब तक मैग्मा, सरफेस से बाहर आ गया तो लावा, ठीक है। एक ही चीज का नाम है। ये आपके पास में पूरा वॉल्केनो था, इस वॉल्केनो से बाहर आ गया तब तो हो गया लावा, और जब तक वो अंदर है पूरा तब तक क्या नाम है, मैग्मा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। The batholith are large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust, develops in the form of large domes. Batholith are the cooled portion of magma chambers. Basically होता क्या है, batholith वो रीजन होते हैं जहां पे मैग्मा जो था कभी स्टोर रहा करता था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लार्ज डोम्स होते हैं, बड़ा चैम्बर होता है वो। Then laccoliths. Laccolith क्या होते हैं, these are the large dome shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe-like conduit from below. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano. Only these are located at deeper depths. ठीक है। The Karnataka plateau is spotted with the domal hills of granite rocks. तो कर्नाटका के अंदर हमें इसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकोलिथ क्या होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो पाइप लाइक कंडुइट से जुड़े होते हैं, यानी इनके अंदर सप्लाई के लिए जिससे लावा आ सके उससे जुड़े हुए रहते हैं, एंड ये डीपर डेप्थ के अंदर होते हैं। ये तीनों चीजें हमें जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। डोम शेप्ड होते हैं, पाइप लाइक कंडुइट यहाँ पे होता है, एंड उसके बाद में डीपर डेप्थ्स के अंदर ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर ये मेंशन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विद द डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। यस, देन दो तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। थर्ड वाला होगा हमारे पास में लेपोलिथ। तो लेपोलिथ के अंदर देखिए क्या बताया गया है, व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड्स अ पोर्शन ऑफ द सेम may tend to move in horizontal direction wherever it finds a weak plane. It may get rested in different forms in case it develops into a saucer shape. क्या बताया गया, saucer shape concave to the sky body is called लेपोलिथ। सबसे बड़ी बात, लेपोलिथ को पहचानेंगे कैसे, saucer shape। देखिए, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये वर्ड्स आपके पास में की वर्ड्स, इनको आपको आंसर में जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। When the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in horizontal direction. एक तो horizontal direction के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है।
then to move in horizontal direction where it finds a weak plane, it may get rested in different form in case it develop into saucer shape concave to the sky. तो बेसिकली कुछ आपको ऐसी शेप देखने को मिल सकती है, वो होता है लेपोलिथ. Then is sills, the near horizontal body to the intrusive igneous rock are called sill or sheet depending on the thickness of the material. कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा डेवलप हो जाएगा, तो इनको क्या बोलेंगे? सिल बोलेंगे. ये कॉन्केव टू द स्काई क्या था? लेपोलिथ था. ठीक है, ये वाला था लेपोलिथ. Then dikes, when the lava makes its way through cracks and the fissures develop into the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. बेसिकली अगर आपके पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो ये क्या होता है? डाइक होता है. क्या होता है? डाइक होता है. ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? डाइक होता है. ये लेपोलिथ होता है, वो सेल होता है. सेल हो सकता है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो. ठीक है, these are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. These are considered the feeders for the eruption that led to the development of the Deccan Trap. बेसिकली महाराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है जहां पे हम बात कर रहे थे कि ऐसा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, वहां पे ये तीनों चीजें काफी देखने को मिलती हैं. यस, तो देखिए ये मैं आपके लिए डायग्राम भी लेके आया हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं. अभी जो हमने बात करी थी लेकोलिथ, सॉसर लाइक शेप. ये देखिए सॉसर लाइक शेप. ठीक है, उसके बाद में नीचे जो ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है? पूरा इतना बड़ा सारा ये है पूरा बैथोलिथ. ये पूरा बैथोलिथ. डाइक वॉल लाइक स्ट्रक्चर था, ये वाला क्या है? डाइक है. ठीक है, ये था लेपोलिथ. लेपोलिथ था जो पाइप लाइक कंडुइट से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, लेपोलिथ. ये फिर से एक डाइक है आपके पास में. सॉसर शेप हो गया, ये सॉसर शेप या कॉन्केव टू द स्काई था लेकोलिथ. ठीक है, ये देन डाइक की आपके पास में ये रहा पूरा सेल. मैंने कहा था नियर हॉरिजॉन्टल, ये रहा नियर हॉरिजॉन्टल, ये रहा देखो सेल. ठीक है, तो ये सेल है आपके पास में. ये फिर से एक डाइक हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा आपके पास में. ये पूरा एक वोल्केनो के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है. हुआ क्या? वोल्केनो जो पूरा निकलना तो इस रास्ते से चाहिए था, निकलता तो था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मान लो उसको यहाँ रास्ता मिल गया, इधर चला गया. हो सकता है अंदर अंदर वो यहाँ पे पूरा चैम्बर था जहां से लावा निकलता रहा. अब हो सकता है वो इधर चला जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए, यहाँ पे बंद हो जाए, आगे फिर वो ना निकल पाए. तो जब वो नहीं निकल पा रहा है तो कुछ अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. वो ये सारे लैंडफॉर्म्स थे. ठीक है, यस. एक और ये फिगर है जिसके अंदर आप ये सारी चीजों को समझ सकते हो. सॉसर शेप लेपोलिथ है. ये पूरा सिल है, नियर हॉरिजॉन्टल सिल है. नियर हॉरिजॉन्टल आपके पास में था सिल. ठीक है, यस. सॉसर शेप था लेपोलिथ, नियर हॉरिजॉन्टल था सिल. ये भी था आपके पास में एक पूरा सिल. ये था डाइक. वर्टिकल या वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे थे, ये था डाइक. डाइक ऐसा भी हो सकता है, पूरा बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकता है और थोड़ा सा ऐसा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है. ये था फेकोलिथ. देन उसके बाद में ये था लेकोलिथ हमारे पास में. ठीक है, कंडुइट से जुड़ा हुआ है. ये हमारे पास में एक सिल आ गया. तो इसी तरीके से सारी हमारे पास में लैंडफॉर्म्स थे. ये पूरा बैथोलिथ था जिसके अंदर पूरा मैग्मा का चैम्बर रहता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है. यस, दैट्स इट. तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग.